हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशु और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। अगर आपने अभी जस्ट 12th पास किया है या आप ग्रेजुएट कर होके और सोच रहे हो कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी 1-2 साल अच्छे से करके और फिर आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे। देखो, जब हम जस्ट 12th पास करते हैं या जब ग्रेजुएट होते हैं तो हम पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है। प्रेशर इस चीज़ का होता है कि तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। आपके सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और अगर इससे ज़्यादा कोई सवाल बच जाए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी या हो सकता है कि उसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। पता है, जब हम ये एग्ज़ाम तैयारी करते हैं और हमें कुछ भी नहीं पता होता है, तो हम सबसे पहले ना यही सोचते हैं कि कुछ लोगों से मिलते हैं, जैसे कुछ टीचर से मिलेंगे, कुछ कैंडिडेट से मिलेंगे या किसी सर टीचर से जानेंगे कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे होता है, स्टेज कैसा है, इंटरव्यू है कि नहीं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये सारे डाउट होते हैं। बट जो एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए, हम उसके पीछे नहीं जाते हैं, जिसमें मैं नहीं गई। मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया कि बहुत सारे वीडियोज़ देख डाले, एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया, कितने टाइप्स होते हैं वो देख लिया, सारी चीज़ों को याद कर लिया। बट जो सबसे मेन मोटिव था ना, उस पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और अगर आपने ये जान लिया जो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न से भी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी का मतलब क्या है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम का कट ऑफ कैसा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ओपन हूँ तो मेरा कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाएगा। बट अगर आप एससी और एसटी के हो तो आपको चुपचाप पढ़ाई करनी चाहिए और आपका कट ऑफ इतना कम जाता है कि आप तैयारी करके फटाक से एग्जाम को निकाल सकते हो। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। समटाइम्स कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना जिनका कट ऑफ बहुत 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है। बट किसी-किसी एग्जाम में ऐसा हमको देखने को मिलता है कि जो कट ऑफ का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सीजीएल है, एसएससी, सीएचएसएल है। तैयारी करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है? सबसे पहले ये देखो कि आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी अगर आपको नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से पूछो कि आप ओबीसी से बिलॉन्ग कर रहे हो, एसटी से हो, एससी से हो या ओपन से हो। उसके बाद आप ये देखो कि आप किस प्लेस पे हो। मतलब अगर आप यूपी से हो और यूपी में ही एग्ज़ाम दे रहे हो, महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र में ही एग्ज़ाम दे रहे हो, तभी आपकी कैटेगरी उस पे अप्लाई होगी। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो और किसी दूसरे जैसे मैं यूपी की हूँ और मैं महाराष्ट्र में रह के अगर मैं महाराष्ट्र का एग्ज़ाम दूँगी तो मुझे ओपन में फाइट करना पड़ेगा। मैं वहाँ पे अपना कैटेगरी चूज़ नहीं कर सकती हूँ। अब बात करेंगे उस मिथ के बारे में जो मुझे लगता था। जब जैसे कि मैंने ना एक समझ लो कि एक 1000 का पूरा वैकेंसी है और 1000 में 100 है ओपन के लिए और 100 है एससी के लिए, 100 है एसटी के लिए और समझो 100 है विडोज़ के लिए, ऐसे ही करके अलग-अलग ग्रुप बनाया हुआ है और फिर उनका वैसा ही कट ऑफ। मुझे क्या लगता था कि जैसे कि 100 ओपन के लिए है, तो उसमें ना सिर्फ़ 100 स्टूडेंट ओपन वाले ही आएँगे, बाकी कोई नहीं आ सकता। और अगर समझो 100 एससी के लिए, तो उसमें सिर्फ़ 100 एससी के ही आ सकते हैं। 50 अगर विडोज़ के लिए, तो उसमें 50 विडोज़ ही आ सकते हैं। इस तरह से मुझे ऐसा पैटर्न लगा समझ में आता था। लेकिन क्या हुआ कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि समझो ना कि जो एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का है और जो कट ऑफ लगा है वो 150 है और एक जो स्टूडेंट है ओपन कैटेगरी का उसको नंबर आया है 149 और 2 स्टूडेंट है एससी के। एक स्टूडेंट को नंबर आया है 155, तो वो ओपन का एक सीट लेके जाएगा। और अगर एससी का कट ऑफ है 120 का और दूसरा स्टूडेंट ने 125 लाया है तो वो एक सीट लेके जाएगा। तो जो बचा 149 वाला ना, उसको कोई सीट नहीं मिलेगी और उस साल उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ना कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले ये चीज़ें सबसे ज़्यादा देखनी पड़ेंगी कि आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो और उससे उसका कट ऑफ क्या जा रहा है। अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली तो सेकंड स्टेज में आप आ जाओगे और सेकंड स्टेज में आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेकंड स्टेज में आप उसका देखोगे सिलेबस और सिलेबस से भी बेहतर मैं बोलूँगी कि आप बिना एग्ज़ाम की तैयारी किए कुछ मत करो, सिर्फ़ उसका पीवाईक्यू देख लो। जैसे समझ लो मैं सीजीएल का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो सीजीएल का अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो सीजीएल में सबसे पहले होता है समझो रीज़निंग, तो रीज़निंग के सारे क्वेश्चन्स आपको समझ में आ रहे हैं या फिर कोई अगर आपको समझाएगा तो आप कर पाओगे। फिर आप देखो जीके जीएस का, जीके जीएस के पैटर्न देखो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर 25 क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से लिए हैं। फिर आपको देखना है इंग्लिश का क्वेश्चन और देन आपको देखना है मैथ्स के। क्या मैथ्स आप कर पाओगे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेगा ना वो है इंग्लिश का, मैथ्स का और रीजनिंग का, क्योंकि जीके जीएस किसी को नहीं पता कि कहाँ से और कितने क्वेश्चन आएगा। वो आपका वही होगा जो ल्यूसेंट वगैरह से आपने। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे जोश-जोश में 12th पास करके, ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट जाके कोचिंग लगा लेते हैं और उनको लगता है कि बस अब तो एडमिशन ले लिया है तो हम एग्ज़ाम क्वालीफाई कर जाएँगे। मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैं वो बताती हूँ। जब मैंने एडमिशन लिया एसएससी और रेलवे के लिए था, मेरा ना मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा था और मैंने सोचा था इंग्लिश अच्छे से करके और जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन पढ़ के मैं एग्जाम क्वालीफाई कर लूँगी। तो जैसे मैं मॉक वगैरह देती थी, क्लास में हमारा टेस्ट होता था, तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे। सबसे मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि सबसे अच्छे नंबर आए हैं मेरे। बट जब मैंने रेलवे ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दिया, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है, तो उसमें क्या हुआ कि हमारा एग्ज़ाम हुआ, आंसर की आई और फिर हमारा रिजल्ट आया। तो जब रिजल्ट आया ना, तो मुझे नंबर आया 67 और मैं क्वालीफाई नहीं हुई। बट जब मैंने ग्रुप में देखा तो बहुत सारे बच्चों का कांग्रेचुलेशन करके मैसेज था और वो बच्चों को मैं जानती थी। तो जब मैं वहाँ पे जाके चेक किया मैंने, तो वहाँ पे देखा कि किसी को नंबर 59 आया है, किसी को 61 आया है और वो सब क्वालीफाई हैं। और जब उनका स्क्रीनशॉट लिया हुआ वो पेज देखा, तो उसमें ये पता चला कि उनकी जो कैटेगरी है वो एससी और एसटी है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन जल्दी हो गया और उनको कम नंबर पे ही सिलेक्शन मिल गया।
फिर उस दिन मुझे एग्ज़ाम की सारी हकीकत समझ में आई और उसके बाद मैंने 2-4 और एग्ज़ाम दिए। हर एग्ज़ाम में मेरा 1-2 नंबर से रह जा रहा है और अभी भी मैं कंटिन्यू एग्ज़ाम दे रही हूँ। बट ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि म मुझे कुछ बच्चे लोग ने रिक्वेस्ट किया और साथ में इसलिए बनाया है कि बाकी सब भी जिस चीज़ को मैंने इतने साल से खुद एक्सपीरियंस किया, वो आप लोग को एक्सपीरियंस ना करना पड़े और आप डायरेक्टली सारी चीज़ें जान के और फिर एग्ज़ाम में आओ। आपने सोसाइटी में तो ये देखते हुए आपने सोसाइटी में तो ये देखते हुए सुना होगा कि कास्ट के जैसा कुछ भी नहीं है और हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जो चीज़ें हकीकत चल रही हैं, वो सारी चीज़ें कास्ट के बेसिस पर ही चल रही हैं। मतलब एग्ज़ाम जो ये निकल रहा है गवर्नमेंट का, वो कास्ट के बेसिस पे ही निकल रहा है। तो आपको ना कभी भी अपने आस-पास को देख के ये जज नहीं करना है कि अरे वाह! उसका सिलेक्शन हो गया, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ था, या किसी ओपन वाले से किसी एससी और एसटी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो मार्क्स का बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। आप समझ सकते हो, जहाँ पे एक-एक नंबर लाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, वहाँ पे 150 और 120 का कट ऑफ में बच्चे का कितना बड़ा गैप हो जाएगा। और जितने भी ओपन वाले हैं वो मुझे रिलेट करते होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी में उतरेंगे तो आपको ये नहीं देखना है कि किस एग्ज़ाम में कि सैलरी ज़्यादा है या फिर किस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मतलब लोग रिस्पेक्ट वगैरह दे रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखिए गए तो डेफ़िनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स के साथ आपका रिलेशन कैसा है। आप 1-2 साल अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाओगे कि। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपने अभी जस्ट 12th पास किया है और आप सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करें या फिर इस पे ध्यान दें, और दूसरी चीज़, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन स्टॉप करके, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है ना जिसके लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन ही लगता है, तो उसके आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको वो पॉइंट क्लियर करूँगी कि अगर जैसे कोई बच्चा है वो ग्रेजुएशन कर के बाद पढ़ना चाहता है कि नहीं, उसको जैसे अगर उसने बीएससी किया है तो उसको एमएससी करना चाहिए कि नहीं, तो ये पॉइंट सबसे पहले ना आपको ये खुद मतलब योरसेल्फ एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपका स्कोर क्या है, आप पढ़ने में कैसे हो, और एग्ज़ाम वगैरह देख के मैथ्स और रीज़निंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आप ओपन और ओबीसी से हो तो मैं आपको बोलूँगी डेफ़िनेटली आप एडमिशन ले लो और अपना आगे का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, वेट मत करो। क्योंकि ऐसा होगा ना कि 2-3 साल आपका प्रिपरेशन में ही निकल जाएगा और उसके बाद ऐसा टाइम आएगा कि आपको जॉब करना पड़ेगा, और जॉब के लिए आपको बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पे एमएससी लगेगा। तो वहाँ पे अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपका 2 साल और वेस्ट जाएगा, और डे बाय डे हमारी लाइफ़ में इतना प्रॉब्लम आता है ना कि इस एग्ज़ाम में उतार-चढ़ाव होने लगता है। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ कास्ट के बेसिस पे और कट ऑफ वगैरह यही सब बताया है, बाकी कोई चीज़ डिस्कस नहीं की है। अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में पूरा जानना है, जैसे एसएससी का क्या सच है, रेलवे का कैसा है, बैंक का कैसा है या यूपीएससी कैसा है, ये सारे एग्ज़ाम मतलब मैंने एसएससी, रेलवे और बैंक ये एग्ज़ाम मैंने दिया हुआ है। यूपीएससी नहीं दिए, बट मैंने यूपीएससी का 3 साल का फाउंडेशन कोर्स दिया है। तो जो बच्चे भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो अगर आपको यूपीएससी के लिए अलग से चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अलग से वीडियोज़ भी बना दूँगी। एक बात मेरी याद रखें कि अगर आप ये एग्ज़ाम में आ रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ना हर स्टेप बहुत ज़्यादा केयर से रखना होगा। नहीं तो एक चीज़ ये होगी ना कि आज आप देखोगे कि जो बच्चे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुए हैं, उनका अगर आप पूरा ग्रुप देखोगे तो वो पढ़े-लिखे लोगों का, मतलब एक बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ग्रुप है, वो भी पढ़े-लिखे लोगों का। तो फिर ऐसा होगा ना कि जो स्टूडेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा पढ़ने में वीक थे, वो आज कहीं न कहीं सेटल हो जाएँगे प्राइवेट जॉब के उसमें। वो लोग सेटल हो गए होंगे किसी भी प्राइवेट जॉब में, और जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट था, आज वो बहुत कम से मतलब स्टार्टिंग उसकी पेमेंट बहुत कम होगी और उसके पास सीखने के लिए भी स्किल। तो आपको ना एक चीज़ मतलब आगे का अगर वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जैसे सब बोलते हैं ना कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं आपको बताऊँगी कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किनको प्लान बी की ज़रूरत है और किसको प्लान बी की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।